हमारे देश में आंगनवाड़ी केंद्रों की शुरुआत क्यों की गई थी? इसका उत्तर है एकीकृत बाल विकास योजना ICDS के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए। अगला क्वेश्चन है, एकीकृत बाल विकास योजना ICDS के एक अभिन्न अंग के रूप में आंगनबाड़ी केंद्रों की शुरुआत किस तारीख से हुई थी? उत्तर है 2 अक्टूबर 1975 से। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा मुख्यतः कौन सी 6 सेवाएं प्रदान की जाती है? उत्तर है पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, संदर्भ सेवाएं तथा प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा। आंगनबाड़ी केंद्रों पर कब कब पूरक पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है? इसका उत्तर है रविवार को छोड़कर 1 माह में औसतन 25 दिन अर्थात वर्ष में 300 दिन। अगला क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता किसके साथ मिलकर बालकों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण करते हैं? उत्तर है स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM और मितानिन अर्थात आशा कार्यकर्ता के साथ मिलकर। अगला क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गर्भवती महिलाओं की जांच की तारीख और जांच का नतीजा जिस कार्ड में अंकित करती हैं उसे क्या कहते हैं? उत्तर है जच्चा बच्चा कार्ड या ममता कार्ड में। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता तुरंत चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता वाली माताओं या बच्चों को निकट के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराने के लिए जो पर्ची भरती हैं वह पर्ची क्या कहलाती है? उत्तर है रेफरल पर्ची। अगला क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने कार्यक्षेत्र में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य कार्यकर्ता द्वारा नियमित जांच किन महीनों में करवाती हैं? उत्तर है गर्भधारण के 4, 7वें और 9वें माह में। अगला क्वेश्चन है, आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो टीकाकरण किया जाता है उसके लिए कितना शुल्क लिया जाता है? उत्तर है आंगनबाड़ी केंद्रों पर दी जाने वाली सभी 6 सेवाएं मुफ्त होती हैं। ICDS का दूसरा नाम क्या है? क्योंकि ICDS सेवाएं आंगनवाड़ी केंद्रों के विशाल नेटवर्क द्वारा ही प्रदान की जाती हैं। उत्तर है आंगनवाड़ी के कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन कौन करती है? इसका उत्तर है वेतनभोगी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की असिस्टेंट क्या कहलाती है? उत्तर है आंगनवाड़ी सहायिका। आमतौर पर ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र खोला जा सकता है? इसका उत्तर है 400 से 800 की जनसंख्या पर। अगला क्वेश्चन है, जनजातीय क्षेत्र अथवा पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक आंगनवाड़ी केंद्र स्थापित किया जा सकता है? उत्तर है 300 से 800 की जनसंख्या पर। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अथवा शहरी क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक लघु आंगनवाड़ी केंद्र खोला जा सकता है? इसका उत्तर है 150 से 400 की जनसंख्या पर। पहाड़ी अथवा जनजातीय क्षेत्रों में कितनी जनसंख्या पर एक लघु आंगनवाड़ी केंद्र खोला जा सकता है? उत्तर है 150 से 300 की जनसंख्या पर। अगला क्वेश्चन है, लघु आंगनवाड़ी केंद्रों में कौन सा एक पद नहीं होता है अर्थात एक ही व्यक्ति पूरे केंद्र को संभालता है? उत्तर है लघु आंगनवाड़ी केंद्रों को केवल आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ही संभालते हैं और वहां आंगनवाड़ी सहायक का कोई पद नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुए आंगनवाड़ी कार्यक्रम का पुनर्गठन एवं रूपांतरण कब किया गया है? उत्तर है अक्टूबर 2012 में। पुनर्गठित आंगनवाड़ी कार्यक्रम के तहत सभी नई पुरानी सेवाओं को अब कितनी सेवाओं में बांटा गया है? उत्तर है 4 मुख्य सेवाओं में। पहला है शैशव देखभाल, शिक्षा और विकास। दूसरा देखभाल और पोषाहार सलाह। तीसरा स्वास्थ्य सेवाएं। चौथा सामुदायिक चेतना, जागरूकता, सूचना, शिक्षा और संचार। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यक्रम के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ में किसकी है? उत्तर है छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी केंद्रों का चयन तथा उनके पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई है? उत्तर है संबंधित ग्राम पंचायत को। जमीनी स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यक्रम चलाने में सबसे बड़ी भूमिका किसकी होती है तथा उसे ही आंगनवाड़ी की बैकबोन भी कहा जाता है? उत्तर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को। अगला क्वेश्चन है, रविवार व त्योहारों के अवकाश को छोड़कर प्रतिदिन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का दायित्व किसका होता है? उत्तर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का। अगला क्वेश्चन है, अवकाश के दिन को छोड़कर प्रतिदिन आंगनवाड़ी केंद्र खोलने का समय क्या निर्धारित किया गया है?
उत्तर है सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक। आंगनवाड़ी क्षेत्र में रहने वाले सभी परिवारों का पता लगाना, उन्हें सूचीबद्ध करना, घर घर सर्वेक्षण करना, 6 साल तक की उम्र के सभी बच्चों की शिक्षा और देखभाल, बच्चों के सर्वांगीण विकास पर खास ध्यान देना तथा अभिभावकों और माताओं को घर घर जाकर समझाना किसके दायित्व है? उत्तर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के। अगला क्वेश्चन है प्रतिदिन समय पर भोजन का इंतजाम देखना, 6 साल से कम उम्र के बच्चों तथा गर्भवती व दूध पिलाने वाली महिलाओं को अनुपूरक आहार देना, टीकाकरण और स्वास्थ्य जांच करना तथा उन्हें रेफरल सेवाएं प्रदान करना आदि किसके दायित्व है? उत्तर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के। अगला क्वेश्चन है सेवाओं का रिकॉर्ड रखना, आंगनवाड़ी केंद्र बंद हो जाने के बाद अर्थात 2 बजे के बाद गर्भवती महिलाओं व किशोरियों के यहाँ गृह भ्रमण करना, बच्चों, महिलाओं और किशोरियों के पोषण और स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलाना, ग्राम स्वास्थ्य और पोषण दिवस का रिकॉर्ड रखना आदि किसके कार्य हैं? उत्तर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के। प्रतिदिन बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र पर लाना व घर तक छोड़ना, आंगनवाड़ी केंद्रों की साफ सफाई करना, भोजन बनाना व बर्तन साफ करना, बच्चों को शौच आदि कराना और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की अनुपस्थिति में आंगनवाड़ी की सारी जिम्मेदारी कौन निभाता है? उत्तर है आंगनवाड़ी सहायिका। अगला क्वेश्चन है आंगनवाड़ियों का नियमित दौरा करना, आंगनवाड़ी के रजिस्ट्रों की जांच करना, परिसरों का निरीक्षण करना, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को सलाह देना, उनकी समस्याओं का पता लगाना जैसे काम कौन करता है? उत्तर है सुपरवाइजर अर्थात महिला पर्यवेक्षक। अगला क्वेश्चन है आंगनवाड़ी महिला पर्यवेक्षक किससे रिपोर्ट करती है तथा किसके अधीन होती है? उत्तर है महिला बाल विकास अधिकारी, जिसे CDPO भी कहते हैं। CDPO अर्थात चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। कितने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर सामान्यतः एक आंगनवाड़ी पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है? उत्तर है 25 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर। अगला क्वेश्चन है कौन आंगनवाड़ी कार्यक्रम और स्वास्थ्य विभाग के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी की भूमिका निभाती है? ICDS कार्यक्रम के तहत उसका मुख्य काम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ टीकाकरण अभियान चलाना होता है। उत्तर है ANM अर्थात ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफरी। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत गांव स्तर पर किसकी नियुक्ति की व्यवस्था है जो महिलाओं, किशोरियों और बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए ANM और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ मिलकर काम करती है? उत्तर है महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता अर्थात मितानिन या आशा कार्यकर्ता। आंगनवाड़ी केंद्रों में किस समिति का प्रावधान किया गया है जो आंगनवाड़ी केंद्रों की निगरानी करती है, बच्चों को केंद्रों में लाने में मदद करती है और जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में नहीं आ रहे हैं उन्हें बुलवाने का कार्य करती है? उत्तर है माता समिति। अगला क्वेश्चन है आंगनवाड़ी की माता समिति में कौन सम्मिलित होता है? उत्तर है 3 स्तनपान कराने वाली महिलाएं, 3 गर्भवती महिलाएं, 2 किशोरी बालिकाएं, 3 वर्ष से 6 वर्ष के 2 बच्चे तथा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार देश में कितने आंगनवाड़ी केंद्र स्वीकृत हैं? उत्तर है 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्र। देश में 14 लाख स्वीकृत आंगनवाड़ी केंद्रों में से अभी वर्तमान में कितने लाख आंगनवाड़ी केंद्र संचालित हैं? उत्तर है 13.87 लाख आंगनवाड़ी केंद्र। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में लगभग कितने आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं? उत्तर है 46,000 से अधिक। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में लगभग कितने मिनी आंगनवाड़ी केंद्र कार्यरत हैं? उत्तर है 6,500 से अधिक। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को महीने में 6,500 रुपये मानदेय मिलता है। मानदेय में केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार कितना भुगतान करती है? उत्तर है 4,500 केंद्र सरकार और 2,000 रुपये राज्य सरकार। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ में आंगनवाड़ी सहायिका को कितना मासिक मानदेय मिलता है? उत्तर है 3,250 रुपये मानदेय। अगला क्वेश्चन है आंगनवाड़ी महिला पर्यवेक्षक का वेतनमान ग्रेड क्या है? उत्तर है 5,200 से 20,200 रुपये का वेतन ग्रेड, मैट्रिक्स वेतन लेवल 6।
छत्तीसगढ़ में 7 जुलाई से 16 जुलाई 2021 के मध्य हुए वजन त्योहार में राज्य में कितने प्रतिशत बच्चे कुपोषित पाए गए हैं? उत्तर है 18.84% बच्चे कुपोषित पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में 7 जुलाई से 16 जुलाई 2021 के मध्य हुए वजन त्योहार में राज्य के कितने बच्चे कुपोषित पाए गए हैं? उत्तर है 2,92,985 बच्चे। अगला क्वेश्चन है, 7 जुलाई से 16 जुलाई 2021 के मध्य हुए वजन त्योहार में कितने बच्चों का वजन एवं ऊंचाई को नापकर छत्तीसगढ़ के बच्चों में कुपोषण के स्तर का आकलन किया गया था? उत्तर है 22 लाख बच्चों का। नौनी सुरक्षा योजना किस तारीख से प्रारंभ हुई है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ की लड़कियों को 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने तथा 18 वर्ष की आयु को पूरा किए जाने पर छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 लाख रुपए की राशि दी जाएगी? उत्तर है 1 अप्रैल 2014 को। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख को पहली बार नौनी सुरक्षा योजना के तहत रजिस्टर्ड पहली हितग्राही बालिका को 1 लाख रुपए प्रदान किए जाएंगे? उत्तर है 1 अप्रैल 2032 को। अगला क्वेश्चन है, नौनी सुरक्षा योजना के तहत छत्तीसगढ़ सरकार गरीबी रेखा से नीचे के परिवार में किस तारीख के बाद पैदा हुई लड़कियों को 18 साल का होने के बाद 1 लाख रुपए देगी? उत्तर है 1 अप्रैल 2014 के बाद पैदा हुई लड़कियों को। ICDS योजना का पूर्ण रूप क्या है? उत्तर है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, जिसे हिंदी में हम समन्वित या एकीकृत बाल विकास योजना या परियोजना कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, ICDS योजना जब शुरू की गई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? उत्तर है श्रीमती इंदिरा गांधी। अगला क्वेश्चन है, किस तारीख से एकीकृत बाल विकास योजना ICDS प्रारंभ हुई थी, जिसके अंतर्गत वर्तमान में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, मातृत्व लाभ कार्यक्रम, राष्ट्रीय पोषण मिशन जैसी कई योजनाएं आती हैं? उत्तर है 2 अक्टूबर 1975 से। 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार करना, बच्चों के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक विकास की नींव डालना, बच्चों की मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूल छोड़ने की घटनाओं को कम करना, बाल विकास को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन के प्रभावी समन्वय को प्राप्त करना, उचित पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा के माध्यम से बच्चे की सामान्य स्वास्थ्य और पोषण संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल करने के लिए माताओं का पोषण करना तथा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को प्री स्कूलिंग पढ़ाई कराना ICDS योजना के 6 प्रमुख उद्देश्य हैं। 16 वर्ष से अधिक आयु की अनाथ कन्याओं, अविवाहित माताओं, विधवाओं, परित्यागिताओं, तिरस्कृत व बेसहारा महिलाओं को सामाजिक व शैक्षणिक संरक्षण प्रदान करने के लिए छत्तीसगढ़ के किन जिलों में नारी निकेतन संचालित हैं? उत्तर है 3 नारी निकेतन, जो कि रायपुर, अंबिकापुर एवं दंतेवाड़ा में संचालित हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल गृह में 18 वर्ष आयु तक के बच्चों को जिन्हें देख रेख व संरक्षण की आवश्यकता होती है, उन्हें आवास, शिक्षण, भोजन, वस्त्र तथा प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है। छत्तीसगढ़ में कितने बाल गृह संचालित हैं? उत्तर है छत्तीसगढ़ में बालकों के लिए कवर्धा, जगदलपुर, दुर्ग एवं रायपुर में तथा बालिकाओं के लिए बिलासपुर तथा रायपुर में बाल गृह संचालित हैं। अगला क्वेश्चन है, गरीब महिलाओं एवं 0 से 6 आयु वर्ष के बच्चों को संस्कारित करना, बच्चों को शारीरिक बौद्धिक विकास के खेल खिलाना, भाषा का विकास करना तथा बच्चों का मनोरंजन कर उन्हें व्यक्तिगत व सामाजिक व्यवहार का ज्ञान कराना एवं सामाजिक मूल्यों के संस्कार देने हेतु छत्तीसगढ़ में कितने बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र स्थापित किए गए हैं? उत्तर है 2 बालवाड़ी सह संस्कार केंद्र, जो कि रायपुर तथा बिलासपुर में कार्यरत हैं। किस तारीख को छत्तीसगढ़ महिला आयोग अस्तित्व में आया था? उत्तर है 24 मार्च 2001 को। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष को शामिल करते हुए कुल कितने सदस्य होते हैं? उत्तर है 7 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं? उत्तर है महिलाओं के संवैधानिक और कानूनी सुरक्षा उपायों की समीक्षा करना, उपचारात्मक वैधानिक उपायों की सरकार को सिफारिश करना
तथा शिकायतों के निराकरण की सुविधा प्रदान करना। इसके अलावा महिलाओं को प्रभावित करने वाले सभी नीतिगत मामलों में सरकार को परामर्श देना, महिला सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु सरकार को सुझाव भेजना, महिलाओं के संरक्षण हेतु आवश्यक कदम उठाना, महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य की स्थिति पर गहन अध्ययन करना, महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों की समय समय पर जानकारी संकलित करना आदि भी छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के कार्य हैं। छत्तीसगढ़ में किस तारीख से सुचिता योजना की शुरुआत की गई है? उत्तर है 24 जनवरी 2017 से। यह भी याद रखें कि 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा सुचिता योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत राज्य की कितनी शालाओं में जहां बेटियां अध्ययनरत हैं, कौन सी मशीन लगाई जा रही है? उत्तर है 2000 स्कूलों में सैनिटरी नैपकिन की ATM वेंडिंग मशीन लगाई जा रही है। अगला क्वेश्चन है, सुचिता योजना के तहत 2000 स्कूलों के शौचालयों में लगाई जा रही सैनिटरी नैपकिन की ATM वेंडिंग मशीन से कितने रुपए में एक सैनिटरी नैपकिन बालिकाएं प्राप्त कर सकती हैं? उत्तर है 2 रुपए में एक सैनिटरी नैपकिन। सुचिता योजना का उद्देश्य क्या है? उत्तर है बालिकाओं को सैनिटरी नैपकिन देना तथा उन्हें स्वच्छता के लिए जागरूक करना। अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा वृद्धि निगरानी के लिए बच्चों का वजन, लंबाई, ऊंचाई की माप लेकर रिकॉर्ड अपडेट किया जाता है और संबंधित परिवारों को बच्चों की वृद्धि संबंधी परामर्श दिया जाता है? उत्तर है आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा। अगला क्वेश्चन है, लोगों द्वारा अपनी भलाई के लिए किसी कार्यक्रम की योजना बनाने, उसका कार्यान्वयन करने एवं निरीक्षण करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेना क्या कहलाता है? उत्तर है सामुदायिक सहभागिता। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 किस दिन से लागू किया गया है? उत्तर है 1 नवंबर 2007 से। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा कानून अर्थात RTE एक्ट वर्ष 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया था। यह कानून किस तारीख से पूरे देश में लागू हो गया है? उत्तर है 1 अप्रैल 2010 से। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार सम्मेलन 1989 के अनुसार कितने वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति को बालक कहा गया है? उत्तर है 0 से 18 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति को। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? उत्तर है वर्ष 1990 में। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य होते हैं? उत्तर है 5 सदस्य। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में प्लेसेंटा अर्थात गर्भनाल का निर्माण कौन से सप्ताह में प्रारंभ होता है? उत्तर है 6ठे सप्ताह में। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं जो शिशु की वृद्धि के साथ साथ कुछ समय के बाद आपस में चिपककर 206 हड्डियों में बदल जाती हैं? उत्तर है 300 हड्डियां। अगला क्वेश्चन है, गरीब गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं में प्रसव के लिए प्रोत्साहित करने तथा महिलाओं और नवजात शिशुओं की मृत्यु दर को कम करने के लिए जननी सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ की गई है? उत्तर है 12 अप्रैल 2005 से। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार महिलाओं में बालक का अर्थ है कि वह व्यक्ति जिसकी उम्र कितने वर्ष से कम है? उत्तर है 18 वर्ष से कम। सितंबर 2014 में लॉन्च इंडिया न्यूबॉर्न एक्शन प्लान INAP, जिसे हिंदी में भारत नवजात कार्य योजना कहते हैं, का लक्ष्य क्या है? उत्तर है नवजात मृत्यु दर को 2030 तक 1 अंक अर्थात 1 डिजिट में लाना। अगला क्वेश्चन है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम 2005 में कौन सी अपहानि शामिल है? उत्तर है इस अधिनियम में मानसिक एवं शारीरिक अपहानि दोनों शामिल है। अगला क्वेश्चन है, बच्चे में प्रथम दांत दिखने की औसत आयु क्या होती है? उत्तर है 6 माह। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने किस तारीख को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत की थी? उत्तर है 25 दिसंबर 2014 को। अगला क्वेश्चन है,
मिशन इंद्रधनुष किससे संबंधित है? उत्तर है टीकाकरण से। अगला क्वेश्चन है, मिशन इंद्रधनुष जो कि यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम है में कितने टीकों को शामिल किया गया है? उत्तर है 12 टीकों को। मिशन इंद्रधनुष में शामिल 12 टीके इस प्रकार हैं: तपेदिक, पोलियोमाइलाइटिस, हेपेटाइटिस बी, डिफ्थीरिया, पर्टूसिस, टेटनस, खसरा, रूबेला, रोटावायरस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जापानी एन्सेफ्लाइटिस और न्यूमोकोकस के खिलाफ टीका। सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0 किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? उत्तर है वर्ष 2017 में। अगला क्वेश्चन है, सघन मिशन इंद्रधनुष 2.0 किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? उत्तर है वर्ष 2019 में। अगला क्वेश्चन है, सघन मिशन इंद्रधनुष 3.0 किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? उत्तर है वर्ष 2021 में। सघन मिशन इंद्रधनुष 1.0, 2.0 तथा 3.0 का उद्देश्य नियमित टीकाकरण में छूटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को कवर करना है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम वर्ष 2013 में संसद द्वारा पारित किया गया था। यह कानून किस तारीख से लागू हुआ है? उत्तर है 9 दिसंबर 2013 से। अगला क्वेश्चन है, महिला उद्यमियों की ज़रूरतों को पूरा करने की महिला ई-हार्ट योजना किसकी संयुक्त पहल है? उत्तर है भारत के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और राष्ट्रीय महिला कोष की। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार कन्वेंशन 1989 के अनुसार कितने वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति को बालक कहा गया है? उत्तर है 0 से 18 वर्ष तक की आयु वाले व्यक्ति को। खसरा रोग किस आयु वर्ग के बच्चों को सर्वाधिक प्रभावित करता है? उत्तर है 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चों को। अगला क्वेश्चन है, 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ हुई समेकित बाल विकास परियोजना ICDS के हितग्राही कौन है? उत्तर है गर्भवती माताएं, स्तनपान कराने वाली माताएं तथा विद्यालय पूर्व छात्र। अगला क्वेश्चन है, 2.5 माह की आयु में अर्थात जन्म के 10वें सप्ताह में शिशु को कौन सा टीका लगाया जाता है? उत्तर है DPT का दूसरा टीका। गौरतलब है कि DPT टीके की 3 प्राथमिक खुराक शिशु के जन्म के 6ठे सप्ताह की उम्र से 4 सप्ताह के अंतराल पर 10वें और 14वें सप्ताह में दी जाती है। इसके बाद 2 बूस्टर डोज 15 से 18 महीने और 5 साल में दिए जाते हैं। इस प्रकार DPT के कुल 5 डोज दिए जाते हैं। कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं? इसका उत्तर है विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलनशील होते हैं। गौरतलब है कि जल में घुलनशील विटामिन को शरीर में संग्रहित नहीं किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं? उत्तर है विटामिन ए, डी, ई और के वसा में घुलनशील होते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन आहार में वसा के साथ अवशोषित होते हैं और इसे शरीर के वसा युक्त ऊतक में संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी केंद्रों के माध्यम से कौन सी सुविधाएं दी जाती हैं? उत्तर है स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक टीकाकरण, पूरक पोषण आहार तथा विद्यालय पूर्व प्राथमिक शिक्षा। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के किस अंग को क्षतिग्रस्त करता है? उत्तर है यकृत अर्थात लीवर को। अगला क्वेश्चन है, रक्त में, लिम्फ अर्थात लसिका में, प्रोटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव में तथा बाइल जूस अर्थात पित्त रस में से किस एक में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? उत्तर है बाइल जूस अर्थात पित्त रस में। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान स्तनों में दुग्ध निर्माण हेतु होने वाले परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी होता है? उत्तर है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। टोकोफेराल के नाम से जाना जाने वाला विटामिन कौन सा है? उत्तर है विटामिन ई। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण गर्भावस्था अर्थात गर्भावस्था के अंतिम 9वें माह में गर्भवती महिला के वजन में कितनी वृद्धि होती है? इसका उत्तर है 10 से 12 किलोग्राम की। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की कितनी आवश्यकता होती है? उत्तर है 28 से 30 मिलीग्राम प्रतिदिन। चिकन पॉक्स अर्थात चेचक के टीके की खोज किसने की थी? इसका उत्तर है एडवर्ड जेनर ने। अगला क्वेश्चन है, एड्स का पूरा नाम अर्थात फुल फॉर्म क्या है? उत्तर है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम।
अगला क्वेश्चन है, ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की कैसी आवश्यकता होती है? उत्तर है अधिक ऊर्जा की आवश्यकता। पोलियो का वायरस बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है? उत्तर है नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र को। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं की आधारीय चयापचय की दर अर्थात बीएमआई पुरुषों की तुलना में कैसी होती है? उत्तर है पुरुषों की तुलना में कम होती है। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था की पुष्टि हेतु किसकी जांच की जाती है? उत्तर है यूरिन अर्थात मूत्र की जांच। महिलाओं में पूर्ण गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है? उत्तर है 280 दिन। अगला क्वेश्चन है, एक साधारण क्रियाशील गर्भवती स्त्री को कितने ग्राम अनाज की आवश्यकता प्रतिदिन होती है? उत्तर है 400 ग्राम प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, पार्नीसियस एनीमिया से बचाव हेतु गर्भावस्था में भोजन में क्या लेना आवश्यक है? उत्तर है विटामिन B12। दूध तथा दूध से बने पदार्थ, बंद गोभी अर्थात पत्ता गोभी तथा अंडा गर्भवती महिला को किस तत्व की आवश्यकता की पूर्ति हेतु लेना चाहिए? उत्तर है कैल्शियम की आवश्यकता की पूर्ति हेतु। अगला क्वेश्चन है, पीलिया मनुष्य के शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? उत्तर है लीवर अर्थात यकृत को। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया था? उत्तर है 1955 में। मीजल्स का टीका बच्चे को कब लगता है? उत्तर है जब बच्चा 9 माह का हो जाता है तब। अगला क्वेश्चन है, जन्म से लेकर 1 वर्ष तक की आयु क्या कहलाती है? उत्तर है इन्फेंसी अर्थात शैशवावस्था। अगला क्वेश्चन है, नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन, जिसे सामान्य बोलचाल में हम मिड डे मील कार्यक्रम कहते हैं, किस तारीख से प्रारंभ हुआ था? उत्तर है 15 अगस्त 1995 से। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR के अनुसार गर्भावस्था के दौरान महिलाओं को कितनी अतिरिक्त ऊर्जा अर्थात एक्स्ट्रा कैलोरीज की आवश्यकता होती है? उत्तर है 300 कैलोरीज प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम तथा आयरन में से कौन सा तत्व हमारे शरीर का एक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अर्थात सूक्ष्म पोषक तत्व है? उत्तर है आयरन अर्थात लोहा। अगला क्वेश्चन है, एड्स, टिटनेस, डिप्थीरिया, व्हूपिंग कफ अर्थात काली खांसी में से किस एक का टीका अब तक तैयार नहीं हुआ है? उत्तर है एड्स का। जन्म से 4 माह तक के बच्चे का आहार क्या होना चाहिए? उत्तर है केवल मां का दूध। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वैक्सीन लगाकर टीबी की प्राथमिक रोकथाम की जा सकती है? उत्तर है BCG वैक्सीन लगाकर। अगला क्वेश्चन है, बालवाड़ी पोषण कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा किस वर्ष की गई थी? उत्तर है 1970 में। पोलियो को चिकित्सा विज्ञान की भाषा में क्या कहा जाता है? उत्तर है पोलियोमाइलिटिस। अगला क्वेश्चन है, टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? उत्तर है इंटेस्टाइन्स अर्थात आंतें। अगला क्वेश्चन है, शरीर का तापक्रम बढ़ने अर्थात बुखार आने पर चयापचय की दर अर्थात मेटाबॉलिक रेट पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है चयापचय की दर बढ़ जाती है। किसी व्यक्ति की क्रियाशीलता बढ़ने पर प्रोटीन की मात्रा पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर है प्रोटीन की मात्रा स्थिर रहती है। अगला क्वेश्चन है, पल्स पोलियो अभियान का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ था? उत्तर है दिसंबर 1995 में। अगला क्वेश्चन है, एप्लाइड न्यूट्रिशन प्रोग्राम ANP, जिसे हिंदी में व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम कहते हैं, की शुरुआत 1959 में सर्वप्रथम किस राज्य में हुई थी? उत्तर है उड़ीसा में। यह भी याद रखें कि व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम 1963 से पूरे देश में लागू हो गया है। छत्तीसगढ़ में किस योजना के अंतर्गत वजन त्योहार का आयोजन किया जाता है? इसका उत्तर है मुख्यमंत्री सुपोषण मिशन के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा किस आयु के बच्चों का वजन तथा ऊंचाई ज्ञात की जाती है? उत्तर है 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों का। अगला क्वेश्चन है, वजन त्योहार का आयोजन क्यों किया जाता है? उत्तर है बच्चों के पोषण स्तर के आकलन के लिए।
वजन त्योहार में बच्चों का वजन, ऊंचाई तथा जन्म तिथि ज्ञात कर लेने के बाद किस तरीके से पोषण स्तर ज्ञात किया जाता है? इसका उत्तर है जानकारी को ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में एंट्री कर पोषण स्तर ज्ञात किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वजन त्योहार से हर साल प्रत्येक बच्चे की जानकारी सॉफ्टवेयर में दर्ज हो जाने से राज्य में कुपोषित बच्चों की स्थिति का डाटाबेस तैयार हो जाता है। इससे क्या होता है? उत्तर है कुपोषण कम करने की कार्य योजना बनाने में मदद मिलती है। अगला क्वेश्चन है, वजन त्योहार अभियान में 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं को भी शामिल किया जाता है। वजन त्योहार अभियान में किशोरी बालिकाओं की कौन सी जांच होती है? उत्तर है किशोरी बालिकाओं के हीमोग्लोबिन लेवल की जांच के साथ BMI भी ज्ञात किया जाता है। फेफड़े को छोड़कर अन्य किसी अंग के क्षय रोग अर्थात TB से पीड़ित रोगियों को क्या कहा जाता है? उत्तर है एक्स्ट्रा पल्मोनरी TB के मरीज। अगला क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम ICDS के अंतर्गत 6 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को दिए जाने वाले प्रोटीन की मात्रा कितनी निर्धारित है? उत्तर है 8 से 10 ग्राम। अगला क्वेश्चन है, दस्त अर्थात डायरिया होने पर बच्चे को क्या देना चाहिए? उत्तर है नमक व शक्कर का घोल तथा गंभीर स्थिति में अंतःशिरीय इंट्रावीनस चिकित्सा। वह देखभाल क्या कहलाती है जो प्रसव आरंभ होने के बाद आरंभ होती है और प्रसव के बाद तक चलती है, जिसमें माता और शिशु की जांच करना शामिल होता है? उत्तर है प्रसवकालीन देखभाल अर्थात इंट्रानेटल केयर। अगला क्वेश्चन है, विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र में किसी रोग जैसे हैजा, मलेरिया आदि की लगातार उपस्थिति अर्थात उस क्षेत्र में काफी समय से इस प्रकार की बीमारी हो रही हो को क्या कहते हैं? उत्तर है एंडेमिक अर्थात स्थानिक या विशेष क्षेत्रीय रोग। अगला क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस बी वायरस कैसे या किस माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पहुंचता है? उत्तर है सामान्यतः रक्त के माध्यम से, कभी कभी वीर्य या शरीर के अन्य तरल पदार्थों के माध्यम से भी दूसरे व्यक्ति में जाता है। यह भी याद रखें कि हेपेटाइटिस बी वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में छींकने या खांसने से नहीं फैलता है। हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित होने वाले लोगों में सबसे चर्चित एग्जाम्पल हमारे सामने अमिताभ बच्चन का है। वर्ष 1983 में कूली फिल्म के एक सीन की शूटिंग के दौरान बुरी तरह घायल अमिताभ बच्चन को खून चढ़ाना पड़ा था। आनन फानन में लापरवाही से एक हेपेटाइटिस बी से संक्रमित व्यक्ति का खून अमिताभ बच्चन को चढ़ा दिया गया था, जिससे वह भी संक्रमित हो गए थे। कुछ समय उपरांत अमिताभ बच्चन को हेपेटाइटिस बी वायरस के इन्फेक्शन से उनके लीवर पर बुरे असर का पता चला। वायरस के कारण उन्हें लीवर सिरोसिस डिटेक्ट हुआ। इसके बाद उनके लीवर का 75% संक्रमित हिस्सा काटकर निकाल दिया गया। अब अमिताभ बच्चन केवल 25% बचे लीवर के साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह विटामिन कौन सा है जो आयरन अवशोषण में सहायक होता है? उत्तर है विटामिन C अर्थात एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, चिकन पॉक्स जिसे हम लोग छोटी चेचक या छोटी माता के नाम से जानते हैं की संक्रामकता कब तक होती है अर्थात संक्रमित व्यक्ति से सामान्य व्यक्ति कब तक इन्फेक्ट हो सकता है? उत्तर है संक्रमित व्यक्ति के शरीर पर ददोड़े अर्थात रेशेस दिखने के 6 दिन बाद तक। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में भोजन पचाने, शरीर में पोषक तत्वों का अवशोषण, परिवहन और भंडारण करने में लगने वाली ऊर्जा को क्या कहते हैं? उत्तर है तापजनन ऊर्जा अर्थात थर्मोजेनेसिस। किसी महिला अथवा बच्चे में कोणीय मुखपाक, एंगुलर स्टोमटाइटिस, जिह्वाशोथ, ग्लॉसाइटिस और ओष्ठ विद्रता चेलोसिस नामक रोग किसकी कमी के कारण होते हैं? उत्तर है राइबोफ्लेविन अर्थात विटामिन B2 की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से होने वाले रोगों पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने किसके वितरण की व्यवस्था की है? उत्तर है आयोडीन युक्त नमक के। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के मामले में 25 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से अधिक के BMI का अर्थ क्या होता है? उत्तर है सामान्य से अधिक पोषण अर्थात ओवर न्यूट्रिशन। स्वस्थ इंसान का वजन उसकी लंबाई के हिसाब से होना चाहिए, जिसके लिए मानक निर्धारित किया गया है, जिससे BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का BMI निकालने का फार्मूला BMI बराबर वजन अपॉन ऊंचाई मीटर स्क्वायर है। राष्ट्रीय प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम अर्थात नेशनल इम्यूनाइजेशन के अंतर्गत बच्चे के कितने महीने का होने पर उसे खसरे का टीका लगाया जाता है? उत्तर है 9 माह का होने पर। अगला क्वेश्चन है, हाई बायोलॉजिकल वैल्यू अर्थात उच्च जैविक मान वाले प्रोटीनों के महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? उत्तर है मांस, मछली, अंडे और दूध।
अगला क्वेश्चन है, बच्चे में किस रोग का पता लगाने के लिए शीघ्र परीक्षण किया जाता है? उत्तर है डिप्थीरिया रोग का पता करने के लिए। डिप्थीरिया या रोहिणी एक संक्रामक रोग है जो सामान्यतः 2 से लेकर 10 वर्ष तक की आयु के बच्चों को अधिक होता है। डिप्थीरिया में सूजा हुआ गला होने के कारण कई बार अंग्रेजी में इसे बुलनेक भी कहा जाता है। यह रोग कोराइन बैक्टीरियम डिप्थीरी नामक बैक्टीरिया से होता है। भारत से मिडिल ईस्ट अर्थात मध्य पूर्व जाने वाले या हज यात्रियों को सामान्यतः कौन सी वैक्सीन लगाया जाना अनिवार्य है? उत्तर है येलो फीवर अर्थात पीत ज्वर की वैक्सीन। अब तो भारत से कहीं भी जाने वाले यात्रियों को कोरोना वैक्सीन भी अनिवार्य कर दी गई है। अगला क्वेश्चन है, टीबी उत्पन्न करने वाले माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस और हैजा उत्पन्न करने वाले विब्रियो कोलेरी बैक्टीरिया की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? उत्तर है रॉबर्ट कोच ने। अगला क्वेश्चन है, डिप्थीरिया, टेटनस तथा पर्ट्यूसिस अर्थात काली खांसी का टीका जिसे हम डीपीटी के टीके के नाम से जानते हैं, नवजात शिशुओं को डीपीटी का यह टीका उनके शरीर में किस जगह पर लगाया जाता है? उत्तर है कंधे की डेल्टाइड पेशी में। भारत की पहली राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति अर्थात फर्स्ट नेशनल हेल्थ पॉलिसी NHP किस वर्ष जारी की गई थी? उत्तर है 1983 में। अगला क्वेश्चन है, लिनोलेनिक अम्ल जो कि शरीर का एक आवश्यक वसा अम्ल अर्थात इसेंशियल फैटी एसिड है को क्या नाम दिया गया है? उत्तर है विटामिन F। अगला क्वेश्चन है, पॉलिश किए हुए चावल का सेवन अधिक किए जाने, चावल पकाने के बाद चावल के अतिरिक्त पानी को फेंक देने तथा खाना पकाने की अनुचित प्रथाएं अपनाने से आमतौर पर शरीर में किसकी कमी हो जाती है? उत्तर है थायमिन अर्थात विटामिन B1 की कमी। गौरतलब है कि विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी नामक रोग हो जाता है। इसमें नर्वस सिस्टम अर्थात तंत्रिका तंत्र तथा दिल और संचार प्रणाली में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। संसार के जिन क्षेत्रों में चावल मुख्य आहार है उनमें बेरीबेरी रोग विशेष रूप से पाया जाता है। मच्छर हमें काटकर हमारे शरीर में कौन सा परजीवी छोड़ जाता है जिसके कारण मलेरिया होता है? उत्तर है प्लाज्मोडियम परजीवी। गौरतलब है कि सिनकोना नामक पौधे की छाल से मलेरिया रोग उत्पन्न करने वाले प्लाज्मोडियम परजीवी को मारने के लिए कुनेन नामक रामबाण दवा प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है, पोषण की कमी संबंधी किस रोग में वृद्धि, मंदन और पेशियों एवं अधोत्वचीय वसा अर्थात सब क्वांटिसियस फैट का गंभीर क्षय होता है? इसे सरल भाषा में यह भी कह सकते हैं कि शरीर में वसा और मांसपेशियों की हानि के कारण बच्चों का विकास उचित तरीके से नहीं हो पाता है। उत्तर है मेरास्मस रोग अर्थात गंभीर कुपोषण में। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? उत्तर है निकटस्थ मूल तत्व अर्थात प्रॉक्सिमेट प्रिंसिपल्स। तंत्रिका ट्यूब दोष जिसे मस्तिष्क और रीढ़ का गंभीर जन्म दोष कहते हैं, उससे बच्चे को बचाने के लिए गर्भवती महिला को मल्टीविटामिन खाद्य पदार्थ के साथ क्या देना चाहिए? उत्तर है फॉलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, किस विटामिन में एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं अर्थात कोशिकाओं को मुक्त कणों से होने वाले नुकसान से बचाने में मदद करते हैं? उत्तर है विटामिन E में। मुक्त कण ऐसे यौगिक होते हैं जो तब बनते हैं जब हमारा शरीर हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पोषण संबंधी रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम किसमें रक्ताल्पता अर्थात एनीमिया की रोकथाम एवं उपचार करने पर फोकस करता है? उत्तर है गर्भवती महिलाओं पर। एक सरल शर्करा जो शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है किस नाम से जानी जाती है? उत्तर है ग्लूकोज। अगला क्वेश्चन है, शिशु को उसकी माता क्या कराए जिससे कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे न्यूमोनिया और दस्त के विरुद्ध बच्चे की प्राकृतिक प्रतिरक्षा अर्थात इम्यूनिटी बढ़ जाए? उत्तर है स्तनपान अर्थात ब्रेस्ट फीडिंग कराए। अगला क्वेश्चन है, भारत में बच्चों की स्वास्थ्य स्थिति की माप क्या है? उत्तर है नवजात मृत्यु दर अर्थात इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की कितनी मात्रा प्रतिदिन ली जाना आवश्यक है? उत्तर है 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, शाकाहारी भोजन का सेवन करने वाली तथा दूध उत्पादों का भी कम प्रयोग करने वाली महिला में किस विटामिन की कमी होने की संभावना अधिक होती है? उत्तर है विटामिन B12 की। गौरतलब है कि रेड मीट, मछली, शेलफिश, अंडे आदि में विटामिन 12 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शाकाहारी भोजन करने वाले दूध से बने उत्पादों का सेवन करके काफ़ी हद तक विटामिन B12 की कमी की पूर्ति कर सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है, बच्चों की फिजिकल हेल्थ और फिटनेस प्रोफाइल कार्ड से संबंधित स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई है? उत्तर है 22 अगस्त 2017 को। गर्भवती महिला के द्वारा गर्भावस्था के दौरान मादक पदार्थों का उपयोग किए जाने पर गर्भस्थ शिशु पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है? इसका उत्तर है बच्चे के सिर व शरीर का आकार सामान्य से कम हो सकता है तथा बच्चे में शारीरिक विकृतियां भी हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किस तारीख को किया गया था? इसका उत्तर है 12 अप्रैल 2005 को। अगला क्वेश्चन है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायक एवं महिला पर्यवेक्षक, बाल विकास परियोजना अधिकारी तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी को शामिल करते हुए किसका गठन किया गया है? इसका उत्तर है समन्वित बाल विकास योजना अर्थात इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का। आहार में वसा की कमी से शरीर में किन दो आवश्यक अम्लों की कमी हो जाती है? इसका उत्तर है लिनोलिक अम्ल तथा एरिकिडोनिक अम्ल की। अगला क्वेश्चन है, विटामिन B12 अथवा फोलेट की कमी से गर्भवती महिलाओं में गर्भावस्था से जुड़ी कई परेशानियां तो होती ही हैं, साथ ही किस प्रकार का एनीमिया भी हो सकता है? इसका उत्तर है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में शरीर में लाल रक्त कणिकाओं अर्थात रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, 18.5 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर से कम के बॉडी मास इंडेक्स का अर्थ क्या है? इसका उत्तर है सामान्य से कम पोषण अर्थात कुपोषण। स्वस्थ इंसान का वजन उसकी लंबाई के हिसाब से होना चाहिए, जिसके लिए मानक निर्धारित किया गया है, जिसे BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स कहते हैं। किसी भी व्यक्ति का BMI निकालने का फार्मूला BMI बराबर वजन अपॉन ऊंचाई का स्क्वायर मीटर में है। टीबी का उचित निदान एवं केस प्रबंधन सुनिश्चित करना, टीबी संचरण की गति को घटाना तथा निगरानी तंत्र स्थापित करने हेतु देश में कौन सा कार्यक्रम चलाया जा रहा है? इसका उत्तर है राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस कार्यक्रम। अगला क्वेश्चन है, किस एसिड की टेबलेट्स देकर गर्भवती महिलाओं में विटामिन B12 की कमी से उत्पन्न मेगालोब्लास्टिक एनीमिया को ठीक किया जा सकता है? इसका उत्तर है फोलिक एसिड की टेबलेट्स देकर। अगला क्वेश्चन है, हमारे भोजन में प्रयुक्त होने वाला खाद्य तेल किसका समृद्ध स्रोत होता है? इसका उत्तर है PUFA अर्थात पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का। गले का घेंगा अर्थात गोइटर रोग तथा बच्चों में जड़ वामनता अर्थात क्रेटिनिज्म नामक रोग किस पोषक तत्व की न्यूनता के कारण होता है? इसका उत्तर है आयोडीन की कमी के कारण। अगला क्वेश्चन है, किस वित्तीय वर्ष से सार्वत्रिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम अर्थात यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में हेपेटाइटिस B वैक्सीन अर्थात टीके को शामिल किया गया था? इसका उत्तर है वित्तीय वर्ष 2002-2003 से। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अंधता नियंत्रण कार्यक्रम अर्थात नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस के अनुसार देश में अंधता का मुख्य कारण कौन सी बीमारी है? इसका उत्तर है मोतियाबिंद अर्थात कैटरेक्ट। गर्भवती महिलाओं को किन चीज़ों से बचने की सलाह डॉक्टर देते हैं? इसका उत्तर है शराब, धूम्रपान, कैफीन तथा कृत्रिम रंगों का प्रयोग करने वाले खाद्य पदार्थों से। अगला क्वेश्चन है, मैग्नीशियम, फॉस्फेट तथा कैल्शियम नामक खनिज पदार्थ हमारे शरीर में मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है हड्डियों में। अगला क्वेश्चन है, ऊतक संश्लेषण की गति बढ़ने, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि होने और हृदयवाहिकीय एवं श्वसन कार्य में वृद्धि होने के कारण आधारिक चयापचय अर्थात बेसल मेटाबॉलिज्म में वृद्धि किसमें तथा कब होती है? इसका उत्तर है महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयुक्त शब्द SAM का विस्तृत अर्थ क्या होता है? इसका उत्तर है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन अर्थात गंभीर तीक्ष्ण कुपोषण। अगला क्वेश्चन है, गर्भावस्था में महिलाओं में ऊर्जा की आवश्यकता क्यों बहुत अधिक बढ़ जाती है? इसका उत्तर है क्योंकि गर्भस्थ शिशु और गर्भनाल में वृद्धि होती है, इसके साथ ही मातृ ऊतकों में भी वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अनुसार गर्भवती महिला के लिए कौन सा टीका लगवाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? इसका उत्तर है टेटेनस टॉक्साइड का टीका। पोषक आहार जो सभी वृहद एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त होता है क्या कहलाता है? इसका उत्तर है संतुलित आहार अर्थात बैलेंस्ड डाइट। अगला क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं को टेटेनस टॉक्साइड का टीका क्यों लगाया जाता है?
इसका उत्तर है जीवाणु संक्रमण अर्थात बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाव के लिए। अगला क्वेश्चन है कब भोजन के पाचन के दौरान आयरन का शरीर में अवशोषण घट जाता है? इसका उत्तर है जब आंतों की गतिशीलता अधिक हो जाए तथा शरीर में फाइलेट और ऑक्जेलेट की उपस्थिति भी हो। आयोडीन विकार अर्थात आयोडीन की कमी को दूर करने के लिए मरीज को आयोडीन की कम से कम कितनी मात्रा प्रतिदिन दिया जाना आवश्यक है? इसका उत्तर है 100 से 150 माइक्रोग्राम्स। अगला क्वेश्चन है महिलाओं में मासिक धर्म अर्थात मेंस्ट्रुएशन की क्रिया से कौन सा हार्मोन सीधे सीधे संबंधित है? इसका उत्तर है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अगला क्वेश्चन है कृमि मुक्ति योजना जो कि राष्ट्रीय आयरन एवं फोलिक अम्ल संपूर्ण योजना का ही एक हिस्सा है, में बच्चों में पेट के कीड़े मारने के लिए हर 6 माह में कौन सी दवाई आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों को मुफ्त वितरित की जाती है? इसका उत्तर है एल्बेंडाजोल दवा हर 6 माह में 400 मिलीग्राम। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, मिनरल्स तथा वसा में से कौन सा पदार्थ शरीर को सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? इसका उत्तर है वसा अर्थात फैट। अगला क्वेश्चन है बच्चों को मीजल्स, मम्स एंड रूबेला अर्थात MMR वैक्सीन का पहला डोज देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? इसका उत्तर है 12 माह से 15 माह की आयु के बीच। अगला क्वेश्चन है MMR वैक्सीन का दूसरा डोज देने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु क्या निर्धारित है? इसका उत्तर है 4 से 6 वर्ष की आयु के बीच। आहार अर्थात भोजन में अत्यधिक सरल कार्बोहाइड्रेट्स लेने से क्या बढ़ता है? इसका उत्तर है मोटापा अर्थात ओबेसिटी। अगला क्वेश्चन है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR ने गर्भवती महिलाओं के लिए कैल्शियम की RDA अर्थात रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कितनी बताई है? इसका उत्तर है 1200 मिलीग्राम प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ बच्चे का भार किस आयु तक उसके जन्म के समय के भार का 2 गुना हो जाता है? इसका उत्तर है 6 माह में। आहार में प्रोटीन और कैलोरी की कमी से कौन सी बीमारी होती है, जिस बीमारी का एक लक्षण मून फेस है अर्थात चेहरा चंद्रमा के समान गोल तथा दागदार हो जाता है? इसका उत्तर है क्वाशियोरकोर। अगला क्वेश्चन है बच्चों को गुनगुनी धूप में बैठाने से उनके शरीर में कौन सा विटामिन उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है विटामिन डी। अगला क्वेश्चन है एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS की राशन घर ले जाओ योजना के अंतर्गत गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए कितनी किलो कैलोरी का भोजन प्रतिदिन प्रदान किया जाता है? इसका उत्तर है 600 किलो कैलोरी। वेस्ट टू हिप रेशो अर्थात कमर से नितंब का अनुपात किस बीमारी या समस्या का संकेतक है? इसका उत्तर है मोटापे का। अगला क्वेश्चन है ग्रामीण जनसंख्या को गुणवत्तापरक स्वास्थ्य देखभाल, ग्रामीण जनसंख्या को किफायती स्वास्थ्य देखभाल तथा विशेष रूप से असुरक्षित समूहों को स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं प्रदान करना किस योजना के उद्देश्य हैं? इसका उत्तर है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अर्थात NRHM के। अगला क्वेश्चन है वृद्धि, ऊर्जा, मरम्मत और रखरखाव के लिए शरीर को किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है प्रोटीन की। भारतीय संदर्भ में पुरुष एवं महिला का आदर्श शरीर भार क्रमशः कितना है? इसका उत्तर है 60 किलोग्राम पुरुष का एवं 55 किलोग्राम महिला का। अगला क्वेश्चन है प्रति 1 लाख गर्भावस्थाओं पर गर्भवती महिलाओं की मृत्यु की संख्या या दर क्या कहलाती है? इसका उत्तर है मातृ मृत्यु दर अर्थात मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। अगला क्वेश्चन है संतुलित आहार में कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त कुल कैलोरी का प्रतिशत कितना होना चाहिए? इसका उत्तर है 60 से 70% के बीच। किस दौरान महिला की हेपेटाइटिस बी तथा डाउन सिंड्रोम की जांच की जानी चाहिए? इसका उत्तर है गर्भावस्था के दौरान। अगला क्वेश्चन है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR ने गर्भवती महिलाओं के लिए प्रतिदिन आवश्यक अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा कितनी बताई है? इसका उत्तर है 27.2 ग्राम। अगला क्वेश्चन है यदि किसी बच्चे को या महिला को डेंगू बुखार हो जाए तो इस दौरान उनके शरीर में किसकी संख्या बहुत घट जाएगी? इसका उत्तर है खून में उपस्थित प्लेटलेट्स की संख्या। डिफ्थीरिया, काली खांसी तथा हैजा बीमारियां किससे होती है? इसका उत्तर है बैक्टीरिया अर्थात जीवाणुओं से। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने पोषण संबंधी रक्ताल्पता रोग निरोध कार्यक्रम अर्थात न्यूट्रिशनल एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम किस वर्ष से आरंभ किया है? इसका उत्तर है 1970 से। अगला क्वेश्चन है
कई गर्भवती महिलाओं को थोड़ी उबकाई या उल्टियां आना तथा मॉर्निंग सिकनेस होती है। यह परेशानी गर्भावस्था के किन महीनों में विशेष रूप से होती है? इसका उत्तर है गर्भावस्था के पहले से तीसरे महीने के दौरान। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद अर्थात ICMR के अनुसार 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन कितने किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है? इसका उत्तर है 1060 किलो कैलोरी की। अगला क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस अर्थात टीबी नामक संक्रामक रोग किस बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? इसका उत्तर है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा। अगला क्वेश्चन है नवजात शिशुओं को किन 3 बीमारियों की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दी जाती है? इसका उत्तर है डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस की रोकथाम के लिए। कौन सा एकमात्र विटामिन हमारे शरीर में संश्लेषित अर्थात सिंथेसाइज हो सकता है? इसका उत्तर है विटामिन डी। गौरतलब है कि सूरज के प्रकाश की मदद से हमारे शरीर की त्वचा विटामिन डी का निर्माण करती है अर्थात उसे संश्लेषित करती है। अगला क्वेश्चन है खसरे अर्थात मीजल्स के लिए कौन उत्तरदायी है? इसका उत्तर है मोरबिली वायरस अर्थात मोरबिली विषाणु। अगला क्वेश्चन है गर्भवती महिलाओं में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन अर्थात PEM किसे प्रभावित कर सकता है? इसका उत्तर है गर्भस्थ शिशु की वृद्धि, पोषण स्थिति तथा गर्भस्थ शिशु की उत्तरजीविता दर को। गर्भावस्था के दौरान यदि महिला की शुगर बढ़ जाती है तथा मधुमेह अर्थात डायबिटीज को नियंत्रित नहीं किया जाता है तो क्या हो सकता है? इसका उत्तर है बच्चे का समय से पहले प्रसव अथवा बच्चे का सिजेरियन जन्म। अगला क्वेश्चन है गर्भावस्था के दौरान यदि महिला को लगातार रक्तस्राव हो रहा हो अथवा पीला या सफेद मवाद निकल रहा हो तो यह किस बात का संकेत है? इसका उत्तर है गर्भनाल के संक्रमण का संकेत। अगला क्वेश्चन है मनुष्य का खून चूसने वाले कीट सैंड फ्लाई पर पाया जाने वाला लीशमैनिया परजीवी काला अजार रोग पैदा करता है। इस रोग की रोकथाम के लिए देश में काला अजार नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष से आरंभ हुआ है? इसका उत्तर है वित्तीय वर्ष 1990-91 से। शरीर में विटामिन B3 अर्थात नियासिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इसका उत्तर है पेलाग्रा रोग। अगला क्वेश्चन है अवांछनीय परिणामों के जोखिमों के बिना अर्थात बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के महिला के गर्भ धारण करने हेतु उपयुक्त आयु सीमा क्या होती है? इसका उत्तर है 20 से 35 वर्ष के बीच। अगला क्वेश्चन है मेरास्मस जो कि एक प्रकार का गंभीर कुपोषण है से पीड़ित बच्चे की पहचान कैसे की जाती है? इसका उत्तर है बच्चे का सामान्य से कम तापमान, निर्जलीकरण तथा उसे पानी जैसे दस्त लगना। 9 माह की आयु होने पर बच्चे को खसरे की वैक्सीन के साथ दी गई विटामिन A की पहली खुराक की मात्रा कितनी होती है? इसका उत्तर है 1 लाख IU अर्थात इंटरनेशनल यूनिट। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिक प्रतिरक्षीकरण कार्यक्रम अर्थात यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत किन रोगों से संरक्षण के लिए वैक्सीन लगाई जाती है या दवाई दी जाती है? इसका उत्तर है डिप्थीरिया, क्षय रोग तथा पोलियो। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM में एक दिशा नियंत्रण समूह अर्थात MSG होता है जिसके प्रमुख कौन होते हैं? इसका उत्तर है केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री। हीमोग्लोबिन के प्रत्येक ग्राम में लगभग कितने मिलीग्राम आयरन अर्थात लोहा होता है? इसका उत्तर है 3.34 मिलीग्राम आयरन। अगला क्वेश्चन है जन्म के समय पूर्णकालिक अर्थात पूरे 9 माह बाद जन्मे नवजात शिशु के शरीर का आदर्श भार कितना होना चाहिए? इसका उत्तर है 3.2 किलोग्राम या लगभग 7 पाउंड। अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 1994 से शुरू किए गए किस कार्यक्रम के तहत वैक्सीन की खुराकें बच्चों को मुफ्त से दी जाती हैं? इसका उत्तर है पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम। पूरक पोषण, विद्यालय पूर्व अनौपचारिक शिक्षण, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा आदि कार्यक्रम किस केंद्रीय योजना के अंतर्गत आते हैं? इसका उत्तर है एकीकृत बाल विकास योजना अर्थात इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। अगला क्वेश्चन है मछली का तेल जिसे कॉड लिवर ऑयल कहते हैं किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? इसका उत्तर है विटामिन डी का। अगला क्वेश्चन है बैक्टीरिया, वायरस तथा फंगस में से किसके संक्रमण से न्यूमोनिया हो सकता है? इसका उत्तर है बैक्टीरिया, वायरस तथा फंगस तीनों के संक्रमण से।
गौरतलब है कि न्यूमोनिया में लंग्स में द्रव भर जाता है, जिससे सांस लेने में बहुत दिक्कत आती है। न्यूमोनिया सभी के लिए जानलेवा हो सकता है, लेकिन शिशुओं, बच्चों और 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को यह अधिक प्रभावित करता है। 45 वर्ष से अधिक आयु वाली महिलाओं में सर्वोच्च अस्थि द्रव्यमान एवं घनत्व प्राप्त करने और ऑस्टियोपोरोसिस नामक बीमारी के कारण होने वाले अस्थि भंग के जोखिम को घटाने के लिए क्या आवश्यक है? इसका उत्तर है कैल्शियम युक्त भोजन तथा व्यायाम करना। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं द्वारा किए जाने वाले किस दैनिक कार्य के दौरान खनिजों की अपेक्षा विटामिनों, विशेषकर जल में घुलनशील बी समूह के विटामिनों का ह्रास अधिक होता है? इसका उत्तर है खाना पकाने के दौरान। अगला क्वेश्चन है, भारत की जन वितरण प्रणाली अर्थात पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस क्या है? इसका उत्तर है खाद्य सुरक्षा प्रणाली। एकीकृत बाल विकास योजना भारत सरकार द्वारा कुपोषण, शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर के स्तर में कमी लाने, बच्चों में मानसिक तथा बौद्धिक विकास की नींव डालने एवं उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल में माताओं की क्षमता निर्माण के उद्देश्यों के साथ 2 अक्टूबर 1975 को एकीकृत बाल विकास योजना अर्थात इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम प्रारंभ की गई थी। एकीकृत बाल विकास योजना का लक्ष्य बच्चों के उचित मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक विकास की नींव डालना, 6 वर्ष तक की आयु के बच्चों में पोषण व स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारना, मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, कुपोषण, रुग्णता और बीच में स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति में कमी लाना, बाल विकास को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न विभागों में नीति निर्धारण और कार्यक्रम लागू करने में प्रभावकारी तालमेल कायम करना, उचित सामुदायिक शिक्षा के माध्यम से बच्चों में सामान्य स्वास्थ्य, पोषण तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की देखभाल के लिए माताओं की क्षमता बढ़ाना आदि है। एकीकृत बाल विकास योजना दुनिया की सबसे बड़ी महिला तथा बाल विकास से जुड़ी योजना है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1975 से प्रारंभ हुई एकीकृत बाल विकास योजना के तहत देश के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा पूरक पोषण आहार कार्यक्रम में 6 माह से लेकर 6 वर्ष तक की आयु समूह के बच्चों तथा गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान किया जाता है। किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण से संबंधित सबला योजना के अंतर्गत किशोरी बालिकाओं को भी इस योजना के तहत पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों को गर्म पके हुए भोजन के साथ नाश्ता भी दिया जाता है। नाश्ते में रेडी टू ईट फूड, उबला भीगा चना, देसी गुड़, भुना मूंगफली दाना, गुड़ प्रतिदिन अलग अलग नाश्ता चक्रानुक्रम में प्रदान किया जाता है। 3 से 6 वर्ष आयु के गंभीर कुपोषित बच्चों को उपरोक्तानुसार नाश्ता एवं गर्म पके हुए भोजन के साथ अतिरिक्त रूप से रेडी टू ईट फूड भी प्रदान किया जाता है। गर्म पके हुए भोजन का प्रदान महिला स्व सहायता समूहों, ग्राम पंचायतों, नगरीय निकायों के माध्यम से किया जाता है। नवाभियान योजना घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा नवाभियान योजना संचालित की जा रही है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अनुसार छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में महिला संरक्षण अधिकारी की पद स्थापना की गई है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की नवाभियान योजना के अंतर्गत पीड़ित महिला को आवश्यकतानुसार विधिक सलाह, परामर्श, चिकित्सा सुविधा, परिवहन तथा आश्रय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रावधान किया गया है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की विभागीय नवाभियान योजना 26 अक्टूबर 2006 से प्रारंभ हुई है। महतारी जतन योजना छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की महतारी जतन योजना के तहत आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से आकर्षक थाली गर्भवती महिलाओं को पृथक पृथक मेन्यू अनुसार प्रदान की जाती है, जिसमें चावल, दाल, रोटी, रसेदार व सूखी सब्जी, अचार, पापड़, सलाद आदि दिया जाता है। इसके अतिरिक्त महिलाओं को घर ले जाने हेतु प्रतिदिन 75 ग्राम के मान से 450 ग्राम का साप्ताहिक रेडी टू ईट फूड पैकेट दिया जाता है। छत्तीसगढ़ में लगभग 1.61 लाख महिलाओं को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। 3 मई 2016 को महतारी जतन योजना की शुरुआत की गई थी। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना
छत्तीसगढ़ में गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संबंध में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों से बचाने के लिए छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना लागू की गई है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों को कन्या के विवाह के संदर्भ में होने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण, विवाह के अवसर पर होने वाली फिजूल खर्ची को रोकना एवं सादगीपूर्ण विवाह को बढ़ावा देने, सामूहिक विवाहों के आयोजन के माध्यम से मनोबल तथा आत्मसम्मान में वृद्धि एवं उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार, सामूहिक विवाहों का प्रोत्साहन तथा विवाहों में दहेज के लेन देन की रोकथाम करना है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार अथवा मुख्यमंत्री खाद्यान्न योजना के अंतर्गत कार्डधारी परिवार की 18 वर्ष से अधिक आयु की अधिकतम 2 कन्याओं को मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक कन्या के विवाह हेतु अधिकतम 25,000 रुपये की राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है। इसमें से वर वधू हेतु श्रृंगार सामग्री पर 5,000 रुपये, अन्य उपहार सामग्री पर 14,000 रुपये, वधू को बैंक ड्राफ्ट के रूप में 1,000 रुपये तथा सामूहिक विवाह आयोजन पर प्रति कन्या राशि 5,000 रुपये तक व्यय किए जाने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत विधवा, अनाथ और निराश्रित कन्याओं को भी शामिल किया गया है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की विभागीय मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना 1 अप्रैल 2005 से प्रारंभ हुई है। मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की विभागीय योजना मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना वर्ष 2009 से प्रारंभ की गई है। गंभीर कुपोषित बच्चों को कुपोषण के चक्र से बाहर लाकर कुपोषण की दर में कमी हेतु छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना का संचालन किया जा रहा है। योजना के तहत गंभीर कुपोषित एवं संकटग्रस्त बच्चों को चिकित्सकीय परीक्षण की सुविधा, चिकित्सक द्वारा लिखी गई दवाएं तथा आवश्यकतानुसार बाल रोग विशेषज्ञों की परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। एक हितग्राही को वर्ष भर में अधिकतम 500 रुपये तक की दवाएं तथा आवश्यकता होने पर चिकित्सा अधिकारी के परामर्श से इससे अधिक राशि की दवाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान छत्तीसगढ़ में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों में व्याप्त कुपोषण तथा 15 से 49 वर्ष आयु वर्ग की महिलाओं में व्याप्त एनीमिया अर्थात शरीर में खून की कमी को जड़ से समाप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान 2 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ किया गया है। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के लगभग 1.85 लाख हितग्राहियों को गर्म भोजन एवं 3.53 लाख हितग्राहियों को अतिरिक्त पोषण आहार के रूप में अंडा, चिक्की, लड्डू, मूंगफली, दलिया आदि प्रदान किया जा रहा है। यह भी याद रखें कि छत्तीसगढ़ राज्य में 5 वर्ष से कम आयु वर्ग के लगभग 37% बच्चे कुपोषण एवं 15 से 49 आयु वर्ग की 47% महिलाएं एनीमिया से पीड़ित हैं। संस्कार अभियान छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग के संस्कार अभियान का मुख्य उद्देश्य गर्भधारण से 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आवश्यक आधारभूत संरचना, वातावरण एवं गुणवत्तापूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराते हुए छत्तीसगढ़ के आंगनवाड़ी केंद्रों का उन्नयन करना है। संस्कार अभियान के तहत जहां एक और आंगनवाड़ी केंद्रों को संसाधन सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, वहीं दूसरी ओर संस्कार अभियान के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख हेतु छत्तीसगढ़ के लगभग 49,000 आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को अब तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है। संस्कार अभियान की शुरुआत वर्ष 2017 से हुई है। संस्कार अभियान के तहत 3 से 6 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों में निर्धारित समय सारणी अनुसार शाला पूर्व शिक्षा भी प्रदान की जा रही है। सक्षम योजना सक्षम योजना छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा वित्तीय वर्ष 2009-10 से आरंभ की गई है। सक्षम योजना के तहत स्वयं का व्यवसाय आरंभ करने हेतु आसान शर्तों पर 1 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान किया जाता है। उक्त ऋण की वापसी 5 वर्षों में केवल 6.5% साधारण वार्षिक ब्याज दर पर किश्तों में की जाती है। छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ऐसी महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाएं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाएं, यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग हितग्राही भी सक्षम योजना का लाभ लेने की पात्रता रखती हैं।
छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की विभागीय सक्षम योजना वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ हुई है। सबला योजना किशोरी बालिकाओं के आत्म विकास और सशक्तिकरण से संबंधित सबला योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 11 से 14 आयु वर्ग की शाला त्यागी किशोरी बालिकाओं तथा 14 से 18 आयु वर्ग की सभी किशोरी बालिकाओं को प्रतिदिन 5 रुपये के मान से पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जा रहा है। सबला योजना में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम केंद्र प्रवर्तित योजना के रूप में लागू किया गया है, अर्थात पूरक पोषण आहार कार्यक्रम पर होने वाले वास्तविक व्यय का 50% केंद्र शासन द्वारा तथा 50% राज्य शासन द्वारा वहन किया जा रहा है। सबला योजना छत्तीसगढ़ के रायपुर, बस्तर, रायगढ़, राजनांदगांव, गरियाबंद, बालोदाबाजार, कोंडागांव, सूरजपुर, बलरामपुर एवं सरगुजा जिलों में लागू है। 19 नवंबर 2010 को सबला योजना की शुरुआत की गई थी। स्वावलंबन योजना ऐसी महिलाओं जिनके पति की मृत्यु हो चुकी है अथवा 35 से 45 आयु वर्ग की अविवाहित महिलाओं अथवा कानूनी तौर पर तलाकशुदा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा स्वावलंबन योजना संचालित की जा रही है। यौन उत्पीड़न, HIV पॉजिटिव एवं तृतीय लिंग अर्थात ट्रांसजेंडर हितग्राही भी स्वावलंबन योजना का लाभ लेने की पात्रता रखते हैं। स्वावलंबन योजना के तहत समस्त कौशल प्रशिक्षण मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना अंतर्गत वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोवाइडर अर्थात VTP के माध्यम से दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की स्वावलंबन योजना वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ हुई है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना विपदाग्रस्त, अनाथ, अपरिपक्व तथा निराश्रित बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण के लिए छत्तीसगढ़ में एकीकृत बाल संरक्षण योजना प्रारंभ की गई है। एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत राज्य स्तर पर राज्य बाल संरक्षण प्रकोष्ठ, राज्य बाल संरक्षण समिति तथा राज्य स्तरीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण बनाया गया है। इसके अलावा एकीकृत बाल संरक्षण योजना के तहत बच्चे 24 घंटे चालू रहने वाले चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर फोन करके आपातकालीन सहायता भी प्राप्त कर सकते हैं। एकीकृत बाल संरक्षण योजना अर्थात इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम वित्तीय वर्ष 2009-10 से प्रारंभ हुई है। उज्ज्वला गृह योजना बच्चों तथा महिलाओं की ट्रैफिकिंग के निवारण तथा ट्रैफिकिंग और व्यावसायिक यौन शोषण के पीड़ितों के बचाव, पुनर्वास और उन्हें समाज में पुनः जोड़ने के लिए केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल 2016 से उज्ज्वला गृह योजना प्रारंभ की है। सरल शब्दों में कहें तो यौन शोषण के उद्देश्य से बच्चों, लड़कियों तथा महिलाओं की तस्करी को ट्रैफिकिंग कहते हैं। उज्ज्वला गृह योजना में पुलिस द्वारा यौन तस्करों से मुक्त कराए गए बच्चों, लड़कियों तथा महिलाओं को रहने का स्थान प्रदान किया जाता है, उनकी ज़रूरतें पूरी की जाती हैं तथा उनको कौशल प्रशिक्षण प्रदान कर उनका पुनर्वास किया जाता है। यह हमारे समाज की कैसी विडंबना है कि यौन तस्करों से मुक्त कराए गए बच्चों तथा महिलाओं को अधिकतर उनका स्वयं का परिवार ही स्वीकार नहीं करता है। ऐसे में यह योजना ही उनका सहारा बनती है। उज्ज्वला गृह योजना के तहत छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर, कोरबा तथा कोरिया में संरक्षण एवं पुनर्वास गृह P&R होम संचालित किए जा रहे हैं। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 1972-1973 से शहरों, कस्बों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं को हॉस्टल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु यह योजना लागू की गई है। कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल योजना का उद्देश्य व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं के लिए सुरक्षित और किफ़ायती आवास की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 4 जिलों रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ तथा धमतरी में कामकाजी महिला हॉस्टल का संचालन हो रहा है। किशोरी बालिकाओं के लिए योजना केंद्र सरकार ने 11 से 18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए सबला नामक योजना 19 नवंबर 2010 से प्रारंभ की थी। पोषण आहार प्रदान करना, फेरस सल्फेट तथा फोलिक एसिड की नीली टेबलेट का वितरण, स्वास्थ्य जांच, पोषण शिक्षा, परिवार कल्याण, एडोलोसेंट रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल हेल्थ अर्थात किशोरियों को सेक्स एजुकेशन देना,
बच्चों की देखभाल एवं गृह प्रबंधन पर मार्गदर्शन देना, लाइफ स्किल एजुकेशन एवं लोक सेवाओं तक पहुंच तथा किशोरियों को व्यावसायिक प्रशिक्षण देना इस योजना के प्रमुख उद्देश्य थे। 1 अप्रैल 2018 से इस योजना में केंद्र सरकार की किशोरी शक्ति योजना को समाहित कर दिया गया है तथा इस सबला योजना को समन्वित बाल विकास योजना ICDS के साथ सम्मिलित अर्थात लिंक कर दिया गया है। यह योजना वर्तमान में देश के 503 जिलों में चलाई जा रही है। छत्तीसगढ़ में सबला योजना 17 जिलों कोरबा, कोरिया, मुंगेली, बेमेतरा, बिलासपुर, जांजगीर, जशपुर, कवर्धा, दुर्ग, बालोद, महासमुंद, धमतरी, कांकेर, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा तथा सुकमा में संचालित की जा रही हैं। गौरतलब है कि आपको किशोरी शक्ति योजना के नाम से भ्रमित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब इस नाम की कोई योजना है ही नहीं। छत्तीसगढ़ के महिला बाल विकास विभाग की वेबसाइट पर किशोरी शक्ति योजना का उल्लेख है। इसका कारण यह है कि इस वेबसाइट का योजना संबंधित खंड काफी समय से अपडेट नहीं हुआ है। पोषण अभियान। भारत सरकार के द्वारा कुपोषण के स्तर में कमी लाने के लिए पोषण अभियान का शुभारंभ किया गया है। पोषण अभियान का शुभारंभ 8 मार्च 2018 को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा राजस्थान के झुंझुनू में किया गया था। पोषण अभियान देश के सभी राज्यों में लागू किया गया है। पोषण अभियान का लक्ष्य राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित किया गया है, जिसके अनुसार जन्म से 6 वर्ष तक की आयु समूह के बच्चों, गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं अर्थात स्तनपान कराने वाली महिलाओं में विद्यमान कुपोषण स्तर में चरणबद्ध तरीके से प्रतिवर्ष 2% की कमी लाना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार एवं उनकी मजदूरी की पूरक प्रतिपूर्ति हेतु 1 जनवरी 2017 से प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, जिसे प्रधानमंत्री गर्भावस्था सहायता योजना भी कहा जाता है, प्रारंभ की गई है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत ऐसी गर्भवती महिलाओं एवं स्तनपान कराने वाली माताओं को जो केंद्र सरकार या राज्य सरकारों या सार्वजनिक उपक्रमों में नियमित रोजगार में हैं या जो वर्तमान में लागू किसी कानून के अंतर्गत समान लाभ प्राप्त कर रही हैं, उनको छोड़कर बाकी बची सभी गर्भवती महिलाएं एवं स्तनपान कराने वाली महिलाएं इस योजना के तहत पात्र हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का मुख्य उद्देश्य जननी और उसके बच्चे की देखभाल करना है, जिसके लिए सरकार जननी को 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस योजना के तहत सरकार पहले चरण में 1,000 रुपये, दूसरे चरण में 2,000 रुपये और तीसरे चरण में 2,000 रुपये गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करती है। बाकी के बचे हुए 1,000 रुपये सरकार तब प्रदान करती है जब कोई गर्भवती महिला अपने बच्चे को किसी अस्पताल में जन्म देती है या वह जननी सुरक्षा योजना की लाभार्थी हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। भारत के प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत जिले से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया है। यह योजना बालिकाओं को जीवित रखने, सुरक्षित रखने, शिक्षित बनाने एवं सशक्त बनाने के लिए समन्वित एवं केंद्रीयकृत प्रयास सुनिश्चित करने हेतु शुरू की गई है। इसे एक राष्ट्रीय अभियान के रूप में सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में क्रियान्वित किया जा रहा है। लैंगिक भेदभाव के कारण बालिकाओं की हत्या रोकना, बालिकाओं का जीवन एवं सुरक्षा सुनिश्चित करना, बालिकाओं की शिक्षा व सहभागिता सुनिश्चित करना इस योजना के मूल उद्देश्य हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत सोनोग्राफी सेंटर्स पर ट्रैकिंग सिस्टम लगाकर तथा समाज को जागरूक कर कन्या भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि लिंगानुपात को ठीक किया जा सके। छत्तीसगढ़ में बालिकाओं की शिक्षा व सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु भी इस योजना के तहत काफी प्रयास हो रहे हैं। गौरतलब है कि बाल लिंगानुपात CSR को 0 से 6 वर्ष के प्रति 1,000 बालकों में बालिकाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप यह भी याद रखें कि छत्तीसगढ़ का 2011 की जनगणना के अनुसार लिंगानुपात 991 है, जो कि देश में 5वें नंबर पर है। 2001 में छत्तीसगढ़ का लिंगानुपात 989 था। महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना। महिलाओं के साथ होने वाली हिंसा की विभिन्न घटनाओं जैसे
घरेलू हिंसा, लैंगिक हिंसा, दहेज उत्पीड़न, अवैध मानव व्यापार, बाल विवाह, लिंग चयन व भ्रूण हत्या आदि की त्वरित सूचना प्राप्ति एवं उस पर शीघ्र कार्यवाही होने पर ऐसी घटनाओं पर रोक लगाने में सहायता मिल सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत शासन द्वारा महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना 3 फरवरी 2018 से लागू की गई है। स्वयं सेविका के रूप में काम करने की इच्छुक महिलाएं 21 वर्ष से अधिक उम्र की और शैक्षणिक योग्यता हायर सेकेंडरी होनी चाहिए। चयन होने पर उन्हें मोबाइल, परिवहन व्यय आदि के लिए 1000 रुपये मासिक मानदेय भी दिया जाता है। महिला पुलिस स्वयं सेविका समाज और पुलिस के बीच जेंडर आधारित मुद्दों पर एक सेतु के रूप में कार्य कर रही है। महिला पुलिस स्वयं सेविका पुलिस स्टेशन में पदस्थ पुलिस निरीक्षक को सीधे रिपोर्ट करती है। महिला पुलिस स्वयं सेविका अपने कार्य क्षेत्र में महिला व शिशु रक्षक दल का निर्माण करती है। महिला पुलिस स्वयं सेविका का प्रमुख कार्य महिलाओं के विरुद्ध होने वाली घरेलू हिंसा, बाल विवाह, दहेज प्रथा तथा सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा की रिपोर्ट तत्काल पुलिस को करना होती है। महिला पुलिस स्वयं सेविका स्थानीय प्रशासन एवं पुलिस को बेहतर सेवा प्रदान करने हेतु आवश्यक सुझाव एवं फीडबैक भी प्रदान करती है। छत्तीसगढ़ में महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना चेतना योजना के नाम से भी जानी जाती है। महिला पुलिस स्वयं सेविका योजना अर्थात छत्तीसगढ़ की चेतना योजना छत्तीसगढ़ के दुर्ग एवं कोरिया जिले में लागू की गई है। राष्ट्रीय शिशु गृह योजना। राष्ट्रीय शिशु गृह योजना, जिसे इंग्लिश में नेशनल क्रेच स्कीम भी कहते हैं, की नए स्वरूप में शुरुआत 1 जनवरी 2017 से की गई है। इसी योजना को पूर्व में राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना के नाम से जाना जाता था। राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना 1 जनवरी 2006 में शुरू हुई थी। वर्तमान में नए स्वरूप में लागू राष्ट्रीय शिशु गृह योजना का उद्देश्य कामकाजी महिलाओं के 6 माह से 6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों को दिन भर देखभाल की सुविधा प्रदान करना है। इस योजना के तहत शिशु गृह 1 महीने में 26 दिन एवं प्रतिदिन 7.5 घंटे के लिए खुला रहता है। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार के लिए शिशु गृह का शुल्क 20 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा होता है। 12,000 रुपये प्रति माह तक की आय वाले परिवार के लिए 100 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा शुल्क तथा 12,000 रुपये प्रति माह से अधिक की आय वाले परिवार के लिए 200 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा शुल्क शिशु गृह द्वारा लिया जाता है। नेशनल क्रेच स्कीम के तहत सामान्यतः आंगनवाड़ी में ही शिशु गृह की स्थापना की जाती है। सखी वन स्टॉप सेंटर। भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2015 से किसी महिला के साथ मारपीट, घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न या अन्य कोई घटना होती है तो उसे तुरंत न्याय दिलाने के उद्देश्य से सखी वन स्टॉप सेंटर योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत पीड़ित व संकटग्रस्त जरूरतमंद महिलाओं को एक ही छत के नीचे उनकी आवश्यकतानुसार चिकित्सा, विधिक सहायता, मनोवैज्ञानिक सलाह, पुलिस सहायता, अस्थायी आश्रय, मानसिक चिकित्सा सेवा, परामर्श सुविधा तथा सहायता तत्काल उपलब्ध कराई जाती है। छत्तीसगढ़ में पीड़ित महिलाएं टोल फ्री महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल करके भी तत्काल इस योजना के तहत सहायता प्राप्त कर सकती हैं। स्टेप योजना द सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन का ही संक्षिप्त स्वरूप स्टेप है। स्टेप योजना वित्तीय वर्ष 1986-87 में भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें रोजगार तथा स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई है। सरल भाषा में कहें तो स्टेप योजना महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण देकर उन्हें एंटरप्रेन्योर या उद्यमी बनाने की दिशा में आगे बढ़ाती हैं। 16 वर्ष से अधिक आयु की कोई भी महिला इस योजना का लाभ ले सकती है। इस योजना में अधिकतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं है। स्वाधार गृह योजना। केंद्र सरकार द्वारा स्वाधार और अल्पावास गृह नामक 2 पूर्ववर्ती योजनाओं को आपस में सम्मिलित करके 1 जनवरी 2016 से स्वाधार गृह योजना की शुरुआत की गई है। संकटग्रस्त महिलाओं, विधवा, निराश्रित, तिरस्कृत, परित्यज्यता आदि महिलाओं को निःशुल्क आवास, भरण पोषण, शिक्षण, प्रशिक्षण, विविध सहायता और पुनर्वास की व्यवस्था स्वाधार गृह योजना के तहत प्रदान की जाती है। छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 3 स्वाधार गृह का संचालन बिलासपुर, सरगुजा एवं कांकेर में किया जा रहा है। इस योजना में केंद्र एवं छत्तीसगढ़ सरकार का अंशदान 60:40 के अनुपात में है। 181 महिला हेल्पलाइन नंबर।
महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा तथा अन्य दुर्घटनाओं के मामलों में त्वरित सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के रायपुर केंद्र से महिला हेल्पलाइन नंबर 181 का संचालन सखी वन स्टॉप सेंटर के साथ समन्वय करके किया जा रहा है। महिला हेल्पलाइन टोल फ्री नंबर 181 का संचालन छत्तीसगढ़ में 25 जून 2016 से शुरू किया गया है। महिला हेल्पलाइन नंबर 181 के अलावा छत्तीसगढ़ की महिलाएं वेबसाइट www.181chhattisgarh.in, ईमेल help@181chhattisgarh.in या www.facebook.com/181WHL छत्तीसगढ़ पर मैसेज भेजकर भी तत्काल सहायता प्राप्त कर सकती हैं। चाइल्ड लाइन 1098 चाइल्ड लाइन सुरक्षा एवं देखरेख के ज़रूरतमंद बच्चों के लिए 24 घंटे आकस्मिक फ़ोन सेवा है जो उन्हें तत्काल मदद प्रदान करती है। इस सेवा का प्रयोग कोई भी संकटग्रस्त बच्चा या उसकी ओर से कोई अन्य टोल फ्री नंबर 1098 पर फ़ोन कर सकता है। वर्तमान में रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, कबीरधाम, कोरबा, अंबिकापुर, कोरिया, बलरामपुर एवं सूरजपुर में चाइल्ड लाइन की सेवाएं उपलब्ध हैं। बाल गृह 18 वर्ष आयु तक के बच्चों को जिन्हें देखरेख व संरक्षण की आवश्यकता हो, उन्हें चाइल्ड वेलफेयर कमेटी CWC के माध्यम से बाल गृह में प्रवेश दिलवाने के पश्चात आवास, शिक्षण, भोजन, वस्त्र तथा प्रशिक्षण की सुविधा दी जाती है। छत्तीसगढ़ में बालकों के लिए 4 तथा बालिकाओं के लिए 2 बाल गृह संचालित हैं। बालकों के लिए कवर्धा, जगदलपुर, दुर्ग, रायपुर में तथा बालिकाओं के लिए बिलासपुर तथा रायपुर में बाल गृह संचालित हैं। खुला आश्रय गृह घुमंतु बच्चे, सड़क पर कचरा बीनने वाले बच्चे जिन्हें परिवार का सहयोग नहीं मिलता है अथवा संकटग्रस्त ऐसे बच्चे जो बाल श्रमिक हैं आदि बच्चों को मुख्य धारा में लाने तथा आश्रय प्रदान करने के लिए खुला आश्रय गृह छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर, अंबिकापुर, बस्तर, दंतेवाड़ा एवं कोरबा में संचालित हैं। बाल संप्रेक्षण गृह भारत में 7 से 18 वर्ष तक के बालकों के द्वारा किए गए अपराध को किशोर न्याय अधिनियम 2015 के अनुसार बालक द्वारा विधि का उल्लंघन कहा जाता है। विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों अर्थात बाल अपराधी के लिए वयस्क अपराधियों से अलग एक विशेष न्यायिक प्रक्रिया अपनाई जाती है। इस किशोर न्याय व्यवस्था में बालक के केस की जांच या सजा के दौरान उसे जिस स्थान पर निरुद्ध रखा जाता है उसे बाल संप्रेक्षण गृह कहते हैं। देश में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग बाल संप्रेक्षण गृह संचालित किए जाते हैं। वर्तमान में दुर्ग एवं अंबिकापुर में बालकों के लिए तथा राजनांदगांव में बालिकाओं के लिए संप्रेक्षण गृह संचालित है। ऐसे बच्चे जिनकी उम्र 16 वर्ष से अधिक है एवं जिन्होंने गंभीर अपराध किया है उन्हें प्लेस ऑफ सेफ्टी में रखा जाता है। वर्तमान में रायपुर एवं बस्तर में 25-25 बाल अपराधी की क्षमता का प्लेस ऑफ सेफ्टी संचालित है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में एकीकृत बाल विकास सेवाओं के अंतर्गत आंगनवाड़ी केंद्रों द्वारा पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत 6 माह से 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों, 3 वर्ष से 6 आयु वर्ग के बच्चों तथा गर्भवती व शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जाता है। पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के अंतर्गत 6 माह से 6 वर्ष के 20.84 लाख बच्चों तथा 4.69 लाख गर्भवती व शिशुवती महिलाओं, इस प्रकार कुल 25.53 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया जा रहा है। यह योजना मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान जो कि कुपोषण तथा एनीमिया की समाप्ति से संबंधित है से पूरी तरह अलग है। महिला जागृति शिविर महिलाओं को उनके कानूनी अधिकारों, प्रावधानों के प्रति जागरूक करने, विभिन्न सामाजिक कुप्रथाओं के विरुद्ध महिलाओं को संगठित करने तथा विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर उन्हें योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करने के लिए छत्तीसगढ़ शासन के महिला एवं बाल विकास द्वारा महिला जागृति शिविर का आयोजन किया जाता है। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा इस हेतु छत्तीसगढ़ की ग्राम पंचायतों, जनपद एवं जिला स्तर पर समय समय पर नियमित रूप से महिला जागृति शिविरों का आयोजन किया जाता है। महिला स्व सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण छत्तीसगढ़ में 68,071 महिला स्व सहायता समूह गठित किए गए हैं, जिनके तहत लगभग 8.03 लाख महिलाएं संगठित हुई हैं। छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला स्व सहायता समूह गठन एवं सशक्तिकरण योजना का उद्देश्य
असंगठित ग्रामीण महिलाओं को संगठित करना, महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तिकरण, महिलाओं को समूह में छोटी छोटी बचत करने तथा अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों की पूर्ति हेतु समूह में ही न्यूनतम दर पर लेन देन हेतु सक्षम बनाने में सहयोग प्रदान करना है। छत्तीसगढ़ में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा स्कूल मध्याह्न भोजन, आंगनवाड़ी पूरक पोषण आहार कार्यक्रम, आंगनवाड़ी केंद्र के हितग्राहियों के लिए रेडी टू ईट फूड एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत उचित मूल्य की दुकान के संचालन के साथ साथ विभिन्न कार्यों को किया जा रहा है। ऋण योजना। छत्तीसगढ़ राज्य में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त किए जाने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ के महिला एवं बाल विकास विभाग के तहत छत्तीसगढ़ महिला कोष द्वारा महिला स्व सहायता समूह को आसान शर्तों पर ऋण योजना के तहत ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ऋण योजना के अंतर्गत केवल 3 प्रतिवर्ष वार्षिक साधारण ब्याज दर पर प्रथम बार में 50,000 रुपये तक तथा द्वितीय बार में 2 लाख रुपये तक का ऋण प्रदान किया जाता है। यौन उत्पीड़न एवं HIV पीड़ित महिलाओं को शासकीय चिकित्सक द्वारा प्रदाय चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर आर्थिक गतिविधियों से जोड़े जाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर इस योजना के तहत ऋण प्रदान किया जाता है। यह ऋण जिला कलेक्टर के अनुमोदन से संबंधित जिला प्रबंधक प्रदान करते हैं।